नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल के बिल्कुल बाहर हूं, क्योंकि अंदर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भर्ती की गई हैं। गिरफ्तारी के 12 दिन के बाद यानी 13वें दिन आज वो जेल से छूटी हैं और यहाँ पर लाई गई हैं। पूरी खबर आपको हम आगे बताएंगे। शुरुआत कर रहे हैं उस बड़ी खबर के साथ जो कि इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। भारत में कोरोना वायरस से जो मौतें हुई हैं उनके सरकारी आंकड़े पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल उठाए हैं। WHO ने कहा है कि जो सरकारी आंकड़ा है भारत में कोविड से हुई मौतों का, उससे 47 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं। इस दावे पर, WHO के इस दावे पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और प्रक्रिया पर हमें आपत्ति है। हम चुप नहीं रहेंगे, सभी ऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल कर अपनी आपत्ति को बोर्ड के सामने रखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल हम 2020 का डेटा देखते हैं। हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती हैं। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। हम ये इन नंबर्स को नहीं मानते। हमारे यहाँ CRS डेटा के बेस के ऊपर जो सच्चाई सामने आएगी वो देश की सच्चाई है। तो मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो राज्यों की जो वेबसाइट पे डेटा वो है, जो RTI के जरिए डेटा अखबारों ने पब्लिश किया मौत के डाटा वो है। और तीसरा सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि यहाँ के किसी एक सज्जन ने करीब 1.5 लाख लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था और उस आधार पे जो नतीजे निकाले थे उसको भी WHO ने तरजीह दी है। अब यहाँ पे गंभीर बात यह है कि लगातार नवंबर से WHO को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लगातार लिख रहे थे, क्योंकि इस तरह के डेटा मांगे जा रहे थे। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला, जिसमें बार बार ये कहा गया कि मॉडल बता दीजिए। मॉडल से हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर मॉडल आप एक बार बता देंगे कि वो सेटिस्फाई करने वाला होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। न मॉडल बताया गया, न राज्यों के नाम बताए गए। राज्यों के नाम अभी 3 दिन पहले बताए गए, जो अभी हमें जानकारी मिली है कि किन किन राज्यों को उन्होंने उठाया है, तो पूरे राज्यों को भी नहीं उठाया। तो एक प्रोजेक्शन, जो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन होता है, उसके आधार पर ये चीजें ड्रॉ की गई है और ये सामने में तथ्य हैं। यहाँ पे साथ तौर पे ये भी है कि जब WHO के DG टेड्रोस यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, तो उनके सामने भी सूत्र हमारे बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र की उनके सामने भी आपत्ति दर्ज की गई थी और उन्होंने कहा था कि इसको टेक्निकल टीम देखेगी, लेकिन बावजूद इसके डेटा रिलीज किया गया और भारत ही नहीं तमाम देशों को लेकर ये डेटा रिलीज किया। एक और दिलचस्प आंकड़ा है, भारत टायर 2 कैटेगरी में रखा गया है, जबकि इराक जैसी कंट्री जहां पे वैसा रोबस्ट सिस्टम नहीं है वो टायर 1 सिटी में है डेटा कलेक्शन को लेकर। तो ये तमाम चीजें आपत्ति हैं। भारत ने सीधे तौर पे ये कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सूत्र हमें कह रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उठाया जाएगा, क्योंकि इस पे हमारी सीधे तौर पे आपत्ति है। क्योंकि ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि मामले छुप सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मौतें नहीं छुप सकती। हमने लगातार ये चीजें बताई है। अभी जो अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखें तो 5,23,000 मौतें अभी तक कोरोना से हुई है और उसमें दर्शकों को बताएं कि WHO ये कह रहा है कि 47 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं जो भारत ने रिपोर्ट नहीं की है। तो एक तरीके से मैथमेटिकल प्रोजेक्शन, मॉडलिंग, डेटा सोर्स और डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया जो है उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सवाल उठाया है। और दिल्ली सरकार ने सस्ती बिजली को लेकर एक अहम ऐलान किया है। अब सब्सिडी बिजली का विकल्प दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से सस्ती बिजली उन्हें ही मिलेगी जो इसे चाहते हैं। दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। केजरीवाल के मुताबिक उन्हें कई लोगों से सुझाव मिले हैं कि वो सक्षम हैं, इसलिए मुफ्त या सस्ती बिजली नहीं चाहते। जैसे
मान लीजिए वो किराए पे कोई जगह लेते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। और अब खबर हैदराबाद से, जहां दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। नागराजू नाम के एक व्यक्ति की उस वक्त चाकू गोदकर हत्या कर दी गई जब वो अपनी पत्नी के साथ बाइक से लौट रहा था। उनकी पत्नी के तमाम वो रिश्तेदार हैं जो हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि शादी से पहले उनकी पत्नी का नाम आशरीन फातिमा था। बताया जा रहा है कि कॉलेज के दिनों से ही दोनों काफी एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी के बाद नागराजू को काफी धमकियां मिल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हैदराबाद की एक सड़क पर एक नौजवान को उसकी बाइक से खींचकर उतार लिया जाता है और पीट कर मार डाला जाता है। चश्मदीदों ने उसकी बेबस पत्नी को हमला करने वाले के वार से बचाते हुए वीडियो लिया। पत्नी ने हमलावर को अपना भाई बताया। सड़क के बीच में 5 लोगों ने हमला किया, मेरा भाई भी था। मैंने सबसे गुहार लगाई, मैं उसके ऊपर गिर गई ताकि उसे बचा सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे दूर कर दिया। अगर लोगों को बचाना नहीं था तो वो आए क्यों? वो सिर्फ तमाशा देखने आए थे। बिल्कुल ट्रैफिक चल रही है उस जगह पर और 8:45 का रात का समय है, शाम का समय है और बहुत सारे लोग वहां पर हैं और फिर भी कोई सामने नहीं आ पाया इस वार को स्टॉप करने के लिए और इस घटना को होने से बचाने के लिए और नागराजू की जान को बचाने के लिए। 25 साल का नागराजू कार सेल्समैन था और उसने अपनी बचपन की प्रेमिका सैयद अशरीन सुल्ताना से आर्य समाजी परंपरा के तहत शादी की। लड़की के परिवार वालों को अलग धर्म होने की वजह से शादी मंजूर नहीं थी। सुल्ताना का भाई और उसका साथी, जिनकी तस्वीरें हमला करते हुए कैद हो गयी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। केस में बेसिकली हमारा 302 आईपीसी की धारा लगाई गई है और SC/ST एक्ट की धारा भी लगाई गई है। इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और जो केस को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रायल के लिए भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो भी हम डेफिनेटली इंश्योर करेंगे। लड़की की शादी के बाद उसके परिवार वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने परिवार को सलाह दी थी कि वो बालिग है, लिहाजा अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं। हैदराबाद में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया। और करनाल पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। बड़ी संख्या में गोला बारूद ले जा रहे 4 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि ये खालिस्तानी संगठन से जुड़े हैं और इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। ये सीधी तस्वीर अपनी कार्रवाई करती हुई रोबोट के जरिए IED को विस्फोटक से अलग किया गया। इससे पहले दिल्ली नंबर वाली इस इनोवा कार की तलाशी ली गई, जिसमें लोहे के 3 छोटे कंटेनरों में 2.5 किलो विस्फोटक, 1 पिस्टल, 31 कारतूस, 1,30,000 रुपए और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये तस्वीरें करनाल के बस्ताड़ा टोल की हैं, जहां एक सूचना के बाद करनाल पुलिस ने सुबह 4 बजे पंजाब के फिरोजपुर से आ रही इस गाड़ी को रोककर तलाशी ली। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 1 देसी पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर, जिनका एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDPS टीम ने जो एक्सरे जो किया है उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो यूको से मैंने पूछताछ करी है उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह इंदा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर जिले में इनकी सप्लाई करी थी। गाड़ी में सवार जो 4 लोग पकड़े गए, उनकी पहचान गुरप्रीत, अमनदीप, भूपेंद्र
और परमिंदर सिंह के रूप में हुई। भूपेंद्र लुधियाना का रहने वाला है, बाकी तीनों आरोपी फिरोजपुर के हैं। पुलिस के मुताबिक सभी खालिस्तानी ग्रुप से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गुरप्रीत की लुधियाना जेल में राजवीर वासी नाम के शख्स से मुलाकात हुई। उसने गुरप्रीत को हरविंदर सिंह रिंदा की सिग्नल ऐप आईडी देकर उससे संपर्क करने के लिए कहा। गुरप्रीत ने पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर से संपर्क किया। डील के मुताबिक हरविंदर ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक फिरोजपुर में आकाशदीप नाम के शख्स के खेत में उतारे। गुरदीप को ये जखीरा आदिलाबाद ले जाकर हरविंदर सिंह रिंदा की ओर से VIP ऐप के जरिए भेजी गई लोकेशन पर रखना था और वहां से पैसे लेने थे। 2 बार पहले भी ये लोग इस तरह से हथियार और विस्फोटक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस बार वो करनाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वो हरविंदर सिंह जो रिंदा है जी, वो पाकिस्तान में वहाँ रह रहा है और आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है जी। वही इनको एक्सप्लोजिव्स और NDPS की जो सामग्री है उपलब्ध कराता है और साथ में ही इनको एक लोकेशन भी भेजता है और उस लोकेशन पे इनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव के हथियार है वो रख करके आने होते हैं। तो टारगेट हरियाणा था या दिल्ली था सर? टारगेट क्या था? कहाँ जा रहे थे? टारगेट क्या था? मोटिव क्या था इनका सर? देखिए, इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी। आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना। अभी इस बात की जांच चल रही है कि विस्फोटक किस तरह का है। खालिस्तानी ग्रुप और ISI का गठजोड़ और तेलंगाना की तरफ हथियारों की जाती ये खेप। सवाल ये है कि दिल्ली और पंजाब से इतना दूर हथियारों और विस्फोटक की ये खेप क्यों जा रही थी? आखिर आतंकियों के क्या मंसूबे थे? उन्हें कहां पर हमला करना था और इसके पीछे पूरी साजिश क्या है? ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। करनाल और दिल्ली से मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और जम्मू कश्मीर सीमा से लगे सांबा बॉर्डर पर BSF को एक सुरंग का पता लगा है। ये भारतीय सीमा से महज 900 मीटर की दूरी पर है और इससे 265 फीट लंबी ऑक्सीजन पाइप भी मिली है, जिससे ये आशंका कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिख रही है कि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के लिए इसका इस्तेमाल होता था। देखिए पूरी खबर। जम्मू के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 150 मीटर लंबी सुरंग, जिसका इस्तेमाल आतंकी सीमा पार से अपनी विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते थे। यह सुरंग भारत की सीमा से 900 मीटर और पाकिस्तान से महज 50 मीटर दूर है। पाकिस्तान की ओर से खोदी गई यह सुरंग सीमा पर सतर्क BSF जवानों की नजरों में आ गई। सुरंग के अंदर 265 फीट लंबा ऑक्सीजन पाइप और 21 रेत के बोरे बरामद किए गए हैं। हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह, उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। BSF का कहना है कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस सुरंग का इस्तेमाल जैश के आतंकियों ने पिछले महीने CISF जवानों से भरी बस पर हमले के लिए किया था या नहीं। हालांकि BSF का दावा है कि अमरनाथ यात्रा में बाधा पैदा करने के लिए आतंकी इस सुरंग के रास्ते घुसपैठ कर सकते थे। सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की। उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जम्मू बॉर्डर पर 10 साल में ऐसी 11 सुरंगों का पता चला है। इनमें से 5 सुरंगों का तो बीते 1.5 साल में ही पता चला। अब BSF के अधिकारी फ्लैग मीटिंग के दौरान पाक रेंजर्स के सामने यह मुद्दा उठाएंगे और ऐसी हरकतों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सीमा पर जिस तरह से सुरंग मिली है उससे पता लगता है कि पाक आतंकियों की घुसपैठ कराने से कभी बाज नहीं आएगा। जरूरत है इससे निपटने के लिए ठोस उपाय करने की।
ताकि पाक ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई के इसी लीलावती अस्पताल में भर्ती नवनीत राणा जेल से रिहाई के बाद सीधे यहीं पहुंची और क्यों भावुक होती दिखी, तस्वीरें दिखाएंगे और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और गिरफ्तारी के 12 दिन के बाद 13वें दिन निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जेल से रिहा हुई और रिहा होते ही मुंबई के इसी लीलावती अस्पताल में वो पहुंची मेडिकल चेकअप के लिए, जिसके बाद उन्हें भर्ती कर लिया गया। उनके पति रवि राणा भी आज ही जेल से रिहा हुए हैं। कल इन दोनों को मुंबई की सेशन कोर्ट से सख्त शर्तों के साथ जमानत मिली। सबसे अहम शर्त ये कि मीडिया से दूरी बनाकर रखनी है। यहाँ पर जब वो भर्ती हुई तो रवि राणा जेल से रिहा होने के बाद यहाँ पहुंचे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और तस्वीरों के जरिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें हम देख सकते हैं किस तरह से नवनीत राणा भावुक होती हुई नजर आई, अपनी आंसू पोंछती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि भायखला महिला जेल में ये थी और वहाँ से ही उनके जो वकील हैं उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन्हें दिक्कत आ रही है, उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है और चूंकि वो ज़मीन पर बैठ रही हैं, लेट रही है, तो इस वजह से उनकी दिक्कत और बढ़ गई। ऐसे में सीटी स्कैन की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। कल उन्हें जेजे अस्पताल भी ले जाया गया था लेकिन शाम में उन्हें वापस लाया गया। तो उन्हें किस तरह से दिक्कत हो रही थी कि जो शिकायत है वो उनके वकील की तरफ से कही जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे जेल प्रशासन पर। आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने जैसे ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, उसके बाद शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। राजद्रोह जैसा गंभीर आरोप भी नवनीत राणा पर लगा, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और 12 दिनों के बाद आज 13वें दिन उनकी रिहाई हुई है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई की लीलावती अस्पताल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।